हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन संयुक्त फलन के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है अपने पास मॉडुलो पद्धति या मॉडुलो सिस्टम उसको बोलते हैं इंग्लिश में। अपने पास ये लास्ट टॉपिक है आज का, मॉडुलो पद्धति या मॉडुलो सिस्टम। मॉडुलो पद्धति या मॉडुलो सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। आपको किसी संख्या में इसका मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लेते हैं। मान लीजिए 4 में आप 3 से डिवाइड करते हैं, 4 में 3 से डिवाइड करते हैं आप या भाग देते हैं, तो इसका शेषफल जो बचता है या रिमाइंडर, शेषफल जो बचता है उसी को अपन मॉडुलो बोलते हैं। आपके पास लिखा होगा ऐसे कहीं कुछ, ए मॉडुलो बी। क्या लिखा होगा? ए मॉडुलो बी। इसका जो आंसर आएगा ए मॉडुलो बी, तो इसका जो आंसर आएगा वो ए में बी से डिवाइड करेंगे। ए मॉडुलो बी है तो ए में बी से डिवाइड करूंगा, तो जो ए मॉडुलो बी का आंसर आने वाला है वो ए बटे बी का शेषफल आएगा। ए बटे बी का शेषफल, यही आंसर होता है। इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं अपन। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 4 मॉडुलो 3, इसका मतलब क्या हो गया? 4 इधर है तो 4 बटे 3 का शेषफल या रिमाइंडर। तो 4 में 3 से डिवाइड करते हो कुछ इस प्रकार, तो एक बार जाएगा ये 3, शेषफल कितना बच जाएगा? 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 4 मॉडुलो 3 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा बेटा। ऐसे ही मान लीजिए आप लिख रहे हो बी मॉडुलो ए। आपने क्या लिखा? बी मॉडुलो ए। इसका मतलब क्या होगा? जल्दी से बोलो आप। इसका मतलब क्या? बी बटे ए का शेषफल, बी बटे ए का शेषफल जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसी को मैं लिखना चाह रहा हूं तो 3 मॉडुलो 4 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 3 बटे 4 का शेषफल। अब देखो 3 में 4 का भाग तो जाएगा नहीं, एक बार भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब आपका 3 बटे 4 करते हैं, मतलब ऊपर की संख्या छोटी हो और नीचे की संख्या क्या हो? बड़ी हो, तो अपन ऊपर की जो संख्या होती है उसी को लिख देते हैं यहाँ पर। आप समझते रहना। यदि ऊपर की संख्या छोटी हो और नीचे की संख्या क्या हो? बड़ी हो, तो उसका यदि मॉडुलो पूछ रहा है तो क्या आएगा? 3 आएगा। और जब ऊपर की संख्या बड़ी हो और नीचे की संख्या छोटी हो तो आपका वो शेषफल आएगा। यहीं पर मैं ये लिख दूं कि 3 मॉडुलो 3, 3 मॉडुलो 3 लिख दो। क्या लिख दूं मैं? 3 मॉडुलो 3। तो 3 मॉडुलो 3 में क्या होगा बेटा? 3 बटे 3 का शेषफल। इसका तो आंसर नियम से ही आ जाएगा। 3 में 3 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आने वाला है? शेषफल कितना आने वाला है? 0। इसका शेषफल क्या हो जाएगा? 0। तो आप ये तीनों दिमाग में बैठा लेना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, कि यदि आपका ऊपर की संख्या बड़ी हो और नीचे की संख्या क्या हो? छोटी हो, तो उसका शेषफल लेते हैं। और यदि आपका ऊपर की संख्या छोटी हो, नीचे की संख्या क्या हो? बड़ी हो, तो आप क्या लोगे? ऊपर की संख्या आंसर हो जाएगी। वहां पर शेषफल आपका बचेगा नहीं, वहां पर आपकी कोई शेषफल तो बचेगा नहीं, क्योंकि
3 में 4 का भाग एक बार भी नहीं जाएगा, ऊपर की जो संख्या होती है वही अपना क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। और 3 मॉडुलो 3 दोनों बराबर हो ऊपर नीचे का, तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर शेषफल यहाँ पर क्या बचेगा, 0। इसको नोट कर लेना आप। इस एक्सरसाइज में शायद इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बुक में है, हो सकता है क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, तो ये बताना जरूरी है। इस पे शायद एक भी क्वेश्चन है, मॉडलों पे नहीं है क्वेश्चन। अब इसमें 2 है, एक योग पर मॉडुलो सिस्टम है, एक एडिशन पे मॉडुलो सिस्टम है, एक मल्टीप्लिकेशन या गुणन पे मॉडुलो सिस्टम है। वो कैसे कार्य करता है उसको समझते हैं अपन। ये तो समझाने के लिए हो गया कि मॉडुलो का मतलब क्या है। किसी का बोलेगा ए मॉडुलो बी, तो ए बटे बी का शेषफल, बी मॉडुलो ए तो बी बटे ए का शेषफल। अब जब अंकों में लेते हैं 4 और 3 है, तो ऊपर की संख्या बड़ी हो और नीचे की संख्या छोटी हो, तब तो ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या से भाग जाएगा ही जाएगा, डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बच जाए वो 1 हो जाएगा। बी मॉडुलो ए, बी बटे ए का शेषफल। यदि ऊपर की संख्या छोटी हो जाए, नीचे की संख्या बड़ी हो जाए, इसमें डिवाइड करोगे तो जाएगा नहीं, तो ऊपर की संख्या जो होती है वही मॉडुलो का माना जाता है। मतलब 3 मॉडुलो 4 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यदि दोनों बराबर हो तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा बेटा, 0 बचेगा आपका। सॉरी। इसके बाद अब बात करते हैं अपन, मैंने बोला योग पर मॉडुलो सिस्टम क्या कार्य करता है और मल्टीप्लिकेशन पर क्या कार्य करता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं अपन। तो आपको लिखना है योग पर मॉडुलो पद्धति, योग पर मॉडुलो पद्धति मतलब एडिशन पर मॉडुलो सिस्टम कैसे कार्य करता है। तो आपको इस रूप में लिखा होगा, ए प्लस बी एडिशन पर है तो प्लस के नीचे एम लिखेगा। ए प्लस बी का मॉडुलो एम, ए प्लस बी, मैं बोल रहा हूं उसको समझना आप, ए प्लस बी का मॉडुलो एम, इसका मतलब हो गया, इसको अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए प्लस बी का मॉडुलो एम, ए प्लस बी का मॉडुलो एम। वहां पर क्या था, ए का मॉडुलो बी, आपने देखा होगा ए का मॉडुलो बी या बी का मॉडुलो ए लिया था। अब योग पर मॉडुलो सिस्टम कार्य कैसे करता है, आपको लिखेगा ए प्लस बी मॉडुलो एम, तो एम जो होता है वो प्लस के नीचे होता है, बी के नीचे नहीं होता, ये ध्यान में रखना। ए प्लस बी मॉडुलो एम, ए लिख देना, ए प्लस बी का मॉडुलो एम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि आपके पास लिखा हो ए प्लस बी मॉडुलो एम, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी बटे एम, ए प्लस बी बटे एम का शेषफल। ए प्लस बी मॉडुलो एम है, मॉडुलो एम है तो नीचे एम है का शेषफल। जैसे मान लो आपके पास कुछ ऐसा लिखा हो 3 + 5 मॉडुलो 4, 3 + 5 मॉडुलो 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 5 बटे 4 का शेषफल कितना हो जाएगा बेटा, 8 बटे 4 हो जाएगा। 8 में 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, 2 बार चला जाएगा, तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। ऐसे ही कुछ लिखा हो 1 + 2 मॉडुलो 4, 1 + 2 मॉडुलो 4, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 + 2 बटे 4 का शेषफल। ये कितना होने वाला है आपको बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बनेगा आपका 3 बटे 4। अब बेटा 3 बटे 4, ऊपर की संख्या बड़ी हो गई, नीचे की संख्या छोटी हो गई, तो जो ऊपर की संख्या होती है वही अपना क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है। अब योग पर मॉडुलो हो गया, एडिशन पे मॉडुलो हो गया। ऐसे ही
सेकंड अपने पास नियम है गुणन पर मॉड्यूलो, गुणन पर मॉड्यूलो पद्धति या मल्टीप्लिकेशन पर मॉड्यूलो पद्धति। आप गुणन पे मॉड्यूलो पद्धति बोलेगा, मल्टीप्लिकेशन पे मॉड्यूलो पद्धति, तो कुछ इसी प्रकार से वो भी होगा a मल्टीप्लाई बाई b मॉड्यूलो m, ये लिखेगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपका m नीचे आएगा, वहां पर प्लस में m नीचे था अपना, तो यहां से बात करोगे तो क्या बनेगा a इंटू बी बटे में m का शेष फल, a इंटू बी बटे m का शेष फल, ये बन जाएगा बेटा। अब मान लो यहाँ पर मैं लिख दूं 3 इंटू 4 मॉडुलो 4, तो इसका क्या हो गया 3 इंटू 4 बटे में 4 का शेष फल, तो कितना होने वाला है 12 हो जाएगा अपने पास बटे में 4, इसका शेषफल कितना आएगा 12 में भाग दोगे 4 से, ये तो शायद सब गायब हो जाएगा, 0 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब आपको इसी मॉड्यूलों की सहायता से एक संक्रिया सारणी बनानी है। इसी मॉड्यूलो पद्धति से या मॉड्यूलो सिस्टम से आपको संक्रिया सारणी बनानी है। कल हमने संक्रिया पढ़ा था, द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था, तो आपको ऑपरेशन टेबल बनानी है या संक्रिया टेबल बनानी है। तो कैसे बना हुआ है उसको देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो यहाँ पर आपके पास एक अपने बुक में भी दे रखा है, उसी को मैं ले लेता हूँ। किसी भी प्रकार से दिया हो आप बना सकते हो, आपको बनाने के लिए मैं बोलूँगा कि बनाकर आप कमेंट बॉक्स में अपने संक्रिया टेबल का स्क्रीनशॉट रख देना। कमेंट बॉक्स में आप अपने जो संक्रिया टेबल बनेगी आपकी उसमें डाल देना। आपके पास मैंने कोई एक ऐसे दिया हुआ है, कोई समुच्चय ऐसे शायद अपनी बुक में दे रखा है बेटा, हाँ समुच्चय ऐसे, उसमें आपको दिया हुआ है 0 1 2 3, फिर उसने दिया है प्लस मॉडुलो 4, ऐसे दे रखा है। इसके लिए आपको संक्रिया टेबल बनानी है। क्या बनानी है संक्रिया टेबल बनानी है। कोई समुच्चय ऐसा है और उसमें एलिमेंट कौन कौन है 0, कोई सेट्स दे रखा है 0 1 2 3 प्लस 4 दिया है, मतलब मॉडुलो 4, एडिशन का मॉडुलो 4 आपको टेबल बनानी है। अच्छा संक्रिया टेबल बनानी है अपने, क्या बनानी है आपको संक्रिया टेबल बनानी है, सारणी बनानी है। आपको संक्रिया सारणी बनानी है, टेबल बनानी है। तो उसको बनाने के लिए कैसे बनाते हैं इस पे थोड़ा ध्यान देना आप। कुछ इस प्रकार से अपन बनाएंगे, 0 1 2 3 दिया है तो 0 1 2 3, ऐसे इस साइड भी 0 1 2 3, ये मैं लिख लूंगा 0 1 2 3 उधर उस साइड लिख लिया और 0 1 2 3 इधर लिख लिया। इसके बाद अब थोड़ा सा इसको अलग अलग टेबल टाइप को बना लेते हैं अपन। टेबल इस टाइप से बना लो, अलग अलग कर लेंगे अपन। ये लिख लिया, आपको संक्रिया टेबल बनानी है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है +4, मतलब एडिशन का मॉडल निकालना था, आप लिखोगे +4 मॉडुलो 4, एडिशन का मॉडुलो 4, आपको ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना, यहाँ पर पहुंचने के लिए अब ये सब आपको एलिमेंट यहाँ पर रखने हैं, वो मॉडुलो सिस्टम से आएगा।
कैसे आएगा उसको देखते हैं अपन। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे पहुंचने के लिए यहाँ पे ये रो हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, आप लिख लेना। पंक्ति बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम के होंगे वो पंक्ति, और ये खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। आए जो इंग्लिश मीडियम के होंगे इसको रो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान से समझना, इसको पंक्ति, इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, यहाँ पर कॉलम बोलते हैं। ये जो खड़ी लाइन है, अब यहां पे पहुंचने के लिए रो और कॉलम, रो में 0 मिला हुआ है, कॉलम में कितना मिला है, 0, और मॉड्यूलो लगा हुआ है 4, वो भी प्लस का, तो ध्यान समझना 0 + 0 बटे में 4, एडिशन का भी बताया था मैंने शायद, a + b मॉड्यूलो m लिखा था, a + b मॉड्यूलो m लिखा था, तो क्या लिखा था, a + b बटे में m। तो यहाँ पर 0 + 0 0 बटे 4, 0 बटे 4 के बाद मान बेटा मॉड्यूलो में क्या आएगा, मॉड्यूलो में, ऐसे तो हमें नहीं, 0 में 4 से भाग दोगे तो 0 आएगा, लेकिन रियल जो मॉड्यूलो पद्धति में है, मॉड्यूलो सिस्टम में बात करेंगे तो 0 बटे 4 का मान बेटा कितना आएगा, ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे की संख्या क्या है, बड़ी है, तो आंसर जो ऊपर की संख्या है क्या है, 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पहुंचने के लिए रो में 0 मिलेगा, कॉलम में कितना मिला, 1 मिला, तो क्या बनेगा, 0 + 1 बटे में 4, इसका आंसर कितना आएगा, 1, ऊपर 1 आएगा, नीचे 4, इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना मिला, 2, तो 4 + 2 बटे में 4, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, आंसर कितना आएगा। अब दिमाग अपना ये मत लगा देना, यहाँ पर 4 मॉड्यूलो है तो 4 ही नीचे रहेगा, ऐसा मत कर देना कि सर ऐसा 2 बटे 4 का मतलब क्या हो गया, 1 बटे 2, ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे की संख्या बड़ी है, आंसर कितना आएगा, 1। मॉड्यूलो 4 है तो नीचे 4 ही रहेगा हमेशा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, नीचे 4 हमेशा रहेगा, इसको काट के छोटा मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 0 + 3 3 बटे 4, 3 ही आएगा क्योंकि ऊपर की संख्या छोटी है। यहाँ पे बात करें, अब यहाँ पे पहुंचने के लिए यहाँ पे रो से 1 मिलेगा और कॉलम से क्या मिलेगा, 0, 1 + 0 1, 1 बटे 4 1, यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 बटे 4, 2 बटे 4 का मतलब 1 बटे 2 नहीं, 2 बटे 4, 2 बटे 4 का मतलब 2, अब 1 और 2 3, 3 बटे 4 3, 1 और 3 4, 4 बटे 4, 4 में 4 से भाग दोगे, शेषफल 0 आएगा, दोनों संख्या बराबर हो जाती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। इसे यहाँ पे बात करूंगा तो 2 + 0 2 बटे 4, आंसर 1 बटे 2 मत करना, 2 बटे 4 का मतलब 2, 2 1 3 3, 2 2 4 0, 2 और 3 5। देखो यहाँ पे पहुंचने के लिए रो से आपको कितना मिला, 2 मिला हुआ है, इधर कितना मिला हुआ है, 3, तो 2 + 3 कितना हुआ, 5, 5 बटे 4 में शेषफल कितना आने वाला है बेटा, 5 में 4 से भाग दो, कितना है, 1। यहाँ पे बात करें 3 + 0 3, रो से 3 कॉलम से 0, 3 + 0 3, 3 बटे 4, ऊपर की संख्या बड़ी छोटी, 3 बटे 4 मतलब 3, 3 1 4 0, 3 2 5 1, 3 और 3 6, 6 को 4 से भाग दो, ये 1 बार जाएगा, शेषफल कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, ये आ गया 2। अब ये टेबल बन गई अपनी, इसी की सहायता से अब ध्यान से देखो, क्या ये जो हमने निकाला है, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन क्या था, जिस सेट से आप या जिस समुच्चय से एलिमेंट्स लेते हो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट में जाना चाहिए। तो देखो अपन जो एस से उठाए हुए हैं 0 1 2 3, अब देखो यहाँ पे 0 क्या है, रिजल्ट ए भी तो आया हुआ है, मॉड्यूलो लगाया था, आया था 0 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सारे एलिमेंट्स जो आ रखे हैं सभी क्या आ रहे हैं, उसी सेट एस से ही आ रहा है, उसी समुच्चय एस से ही निकल के आ रहा है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बाहर से आया हुआ हो, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है। अब हमने उसमें पढ़ा था कि क्रमहीन में
साहचर्य पढ़ा था, तत्समक पढ़ा था और क्या पढ़ा था, प्रतिलोम पढ़ा था। तो इस संक्रिया की सहायता से, ये संक्रिया सारणी की सहायता से आप बता सकते हो कि ये जो मॉड्यूलो 4 था इस समुच्चय एस में जो, तो बेटा हमें बताना है इस संक्रिया सारणी की सहायता से कि क्या ये संक्रिया ये जो हमने बना रखी है, क्या इस संक्रिया सारणी जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। क्रम विनिमय बताना है, तत्समक बताना है और प्रतिलोम बताना है। आप साहचर्य नहीं बता सकते हो। साहचर्य क्यों नहीं बता सकते हो कि साहचर्य में कितने एलिमेंट होते हैं बेटा, 3, ए बी सी। आपको याद हो तो साहचर्य में क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी एलिमेंट आपको मिले हुए हैं ये सब आपके क्या है, 2 से मिले हुए हैं। 0 किसे मिला था, 0 प्लस 0/4, एक कहां से मिला था, 0 प्लस 1/4। 2 कैसे मिला था, केवल 2 एलिमेंट से मिला था। तो इस संक्रिया सारणी की सहायता से आप ये साहचर्य नियम नहीं बता सकते हो, क्रम विनिमय बता सकते हो। अच्छा, क्रम विनिमय क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। क्रम विनिमय में आपको ये ध्यान देना है कि इस संक्रिया सारणी की मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल, यदि जो संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित हो। अच्छा, मुख्य विकर्ण क्या होगा, तो ये जो बनेगा विकर्ण, तो डायगोनल तो जानते ही हो, कुछ इस टाइप के बना लो, ये होता है मुख्य विकर्ण। इसको नहीं बोलेंगे, ये वाला जो बनेगा आपका, इसको अपन मुख्य विकर्ण नहीं बोलते, एक ही बनता है, इसी का प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। और आप जब उसमें जाओगे, मैट्रिक्स में जाओगे, तो वहां पर भी आपको प्रिंसिपल डायगोनल या मुख्य विकर्ण के बारे में बात हुई है, तो इसी को लेते हैं। ठीक है, तो संक्रिया सारणी जो है यदि मुख्य विकर्ण के सापेक्ष, केवल क्रम विनिमय बता रहा हूं अभी, ठीक, कि जो परिभाषित संक्रिया है क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यदि संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित हो, सममित को शायद रिफ्लेक्सिव बोलते हैं अपन, सममित हो, तो परिभाषित संक्रिया समुच्चय एस में क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, क्या बोल रहा हूं मैं, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष यदि संक्रिया सारणी सममित हो। अच्छा, सममित का मतलब हो गया, यहां पर आपको याद हो सममित में शायद दोनों तरफ सेम होते थे, एक जैसे होते थे, आर ए चेक करता था, एक्स आर एक्स। तो सममित का मतलब क्या हो गया, मुख्य विकर्ण का से के सापेक्ष सममित का मतलब हो गया कि समान दूरी, सममित का मतलब रियल में क्या होता है, समान दूरी पे समान अवयव। क्या बोलो, समान दूरी पे समान अवयव, समान एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट मिलने चाहिए। तो देखो 0 के एक कदम आगे जाओ 1, 0 के एक कदम पीछे जाओ 1, एक जैसा मिला। 2 पे आते हैं, 2 के एक कदम आगे जाओ 2, 2 के एक कदम पीछे जाओ 2, 2 के 2 कदम आगे जाओ 3, 2 के 2 कदम पीछे जाओ 3, 2 का चेक कर लिया 0, 0 के एक कदम आगे 0, 0 के एक कदम पीछे 0। तो ये क्या हो गया, ये जो संक्रिया सारणी है मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है, इसलिए समुच्चय एस में परिभाषित संक्रिया, समुच्चय एस में ही तो परिभाषित है, समुच्चय एस में परिभाषित संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। देखो मैंने यहां पे लिख दिया है, यदि, यहां पर यदि कर लेते हैं, यदि संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। अच्छा, यहां पर यदि करने की जरूरत नहीं है, संक्रिया सारणी, चाहे चुकी कर लो, क्योंकि संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित का मतलब बेटा क्या हो गया, समान दूरी पर समान एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट मिले। मैंने बताया एक कदम आगे वही, एक कदम पीछे वही। यदि क्योंकि संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है, इसलिए समुच्चय एस में परिभाषित संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। अब बात करते हैं, साहचर्य तो बताएंगे नहीं, अब बात करते हैं तत्समक की। इस
संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? होगा कोई एक। तो देखो निकल के यही आएगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। इनमें से कोई एक होगा। कौन होगा इसके पे चर्चा करते हैं। तो जिसको अपन मानते हैं कि हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। जी तो मान लो अपन किसी एक को मान लेते हैं। बुक में लिखा है एजे, बुक में क्या लिखा हुआ है? एजे लिखा हुआ है। जहां जे होगा आपका 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट है। 1 2 3 4, A1 ये हो जाएगा, A2 ये हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। इनमें से कोई एक होगा। तो इसमें बोला गया है कि आपको कि एजे से प्रारंभ होने वाली पंक्ति, ध्यान से सुनना, कोई भी हो सकता है। एजे का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4, तो A1 A2 A3 A4 कोई भी हो सकता है। एजे से प्रारंभ होने वाली पंक्ति सबसे ऊपर वाली पंक्ति के संपाती हो। यदि एजे से प्रारंभ होने वाली पंक्ति सबसे ऊपर वाली पंक्ति के संपाती हो और एजे से प्रारंभ होने वाला स्तंभ सबसे बाईं वाले पंक्ति के संपाती हो, तो एजे अवयव परिभाषित संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो ध्यान से, संपाती का मतलब एक जैसा है। जो एजे से शुरू हुआ पंक्ति, उसमें जितने एलिमेंट होंगे जैसे होंगे वैसे सबसे ऊपर वाली पंक्ति में मिलेंगे। और वैसे एजे से स्टार्ट होने वाला जो स्तंभ होगा सबसे बाईं वाले एक जैसे होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना। मान लो मैं, हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। तो मान लो 0 मैंने मान लिया कि 0 होगा, तो 0 से शुरू होने वाली पंक्ति सबसे ऊपर वाली पंक्ति के क्या हो? संपाती हो। ध्यान से देखना, 0 के आगे क्या मिला? 0, उसके ऊपर सबसे ऊपर 0, 1 पे 1, 2 पे 2 मिला, 3 पे 3 मिला। पंक्ति तो क्या हो गया? संपाती हो गया, एक जैसा हो गया। अब उससे शुरू होने वाला स्तंभ, 0 से शुरू होने वाला स्तंभ यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे मिला 0 सबसे बाईं लेफ्ट में, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, मतलब 0 क्या हो गया? तत्समक हो गया। सबसे 0 से शुरू होने वाली पंक्ति सबसे ऊपर वाली पंक्ति के संपाती है। 0 से शुरू होने वाला स्तंभ सबसे बाईं वाले स्तंभ के संपाती है। अब बात करते हैं, सर ये भी तो हो सकता है 1 हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो चेक करके देख लेते हैं। तो मान लो 1 से शुरू होने वाली पंक्ति, सबसे पहले यहाँ पर क्या मिला? 1। और सबसे ऊपर वाली पंक्ति, सबसे ऊपर पंक्ति में क्या मिला? 0। यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। संपाती हुआ? नहीं हुआ। आगे नहीं चेक करेंगे। 2 पे देखो, 2 से शुरू होने वाली पंक्ति, 2 पे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 0 है, संपाती नहीं, हटा दो। यहाँ पे 3 है, 3 पे क्या मिला हुआ है? 0 मिला हुआ है, संपाती नहीं है, इसको हटा दो आप। तो मतलब क्या बन गया? 0 तत्समक अवयव बन गया। ये लिखा हुआ है संक्रिया सारणी में 0 से शुरू होने वाली पंक्ति सबसे ऊपर वाली पंक्ति के संपाती है और 0 से शुरू होने वाला स्तंभ सबसे बाईं वाले स्तंभ के संपाती है। इसलिए अवयव 0 परिभाषित संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होगा। 0 से शुरू होने वाली पंक्ति सबसे ऊपर वाली पंक्ति के संपाती है और 0 से शुरू होने वाला स्तंभ सबसे बाईं वाले स्तंभ के संपाती है। इसलिए अवयव 0 परिभाषित संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन से अवयव व्युत्क्रमणीय होंगे, जिसका व्युत्क्रम आप ज्ञात कर सकते हो। भाई कोई व्युत्क्रमणीय होगा तभी तो उसको व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हो। आपने फलन का बोला था कि फलन क्या हो? एकैकी और आच्छादक हो तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी बन सकता है, 0 1 2 3 सभी हो सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है कि 0 को चेक करना हो। मान लो अवयव 0 को चेक करना है कि क्या ये व्युत्क्रमणीय है, तो 0 से शुरू होने वाली पंक्ति, ध्यान से सुन लेना, 0 से शुरू होने वाली पंक्ति और 0 से शुरू होने वाले स्तंभ
ध्यान से सुनना, 0 से शुरू होने वाली पंक्ति और 0 से शुरू होने वाले स्तंभ में यदि तत्समक अवयव विद्यमान हो। 0 से शुरू होने वाली पंक्ति और 0 से शुरू होने वाले स्तंभ में तत्समक अवयव विद्यमान है तो अवयव 0 व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। अब क्या हुआ, मैंने क्या बोल दिया, 0 से शुरू होने वाली पंक्ति और 0 से शुरू होने वाले स्तंभ में यदि तत्समक अवयव विद्यमान है। आपको याद हो कि प्रतिलोम निकालते थे तो आंसर कितना आता था, तत्समक आता था। तो इसमें संक्रिया सारणी में क्या करना है, 0 से शुरू होने वाली पंक्ति 0 से शुरू होने वाले स्तंभ में यदि तत्समक अवयव विद्यमान है तो अवयव 0 क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो देखते हैं 0 से शुरू होने वाले पंक्ति में क्या तत्समक अवयव है। इधर पंक्ति हो गया, क्या तत्समक अवयव मिला, इसका तत्समक अवयव क्या मिला था, 0। तो देखो यहाँ पे 0 मिल गया। और 0 से शुरू होने वाले स्तंभ में क्या 0 मिला हुआ है, मिला हुआ यहीं पे मिल गया, पंक्ति में भी मिल गया, स्तंभ में भी मिल गया। इसका मतलब अवयव 0 क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय होगा। अब मान लो 1 की बात करें, क्या 1 व्युत्क्रमणीय है, तो 1 से शुरू होने वाली पंक्ति और 1 से शुरू होने वाले स्तंभ में आपको कहीं पे तत्समक अवयव देखा, पंक्ति में कहाँ मिला हुआ है, यहाँ पे मिला है, और स्तंभ में कहाँ मिला है, यहाँ पे मिला है। कोई जरूरी नहीं एक ही जगह मिले, अलग अलग मिलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर पंक्ति में भी मिल गया और स्तंभ में भी मिल गया, इसका मतलब अवयव 1 क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय होगा। ऐसे 2 पे देखो, 2 से शुरू होने वाले पंक्ति में यहाँ पे मिल गया, 2 से शुरू होने वाले स्तंभ में यही मिल गया, तो इसका मतलब अवयव 2 भी क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। ऐसे 3 में तत्समक अवयव यहाँ पे मिला हुआ है, 3 में तत्समक अवयव ये यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब अवयव 3 भी व्युत्क्रमणीय होगा। तो इसको लिख सकते हो आप, संक्रिया सारणी में कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय हो सकता है यदि उस अवयव से शुरू होने वाली पंक्ति और स्तंभ में तत्समक अवयव विद्यमान हो। तो आप लिख लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। संक्रिया सारणी में कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय हो सकता है, संक्रिया जल्दी जल्दी लिखते रहना आप, संक्रिया सारणी में कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय हो सकता है यदि उस अवयव से शुरू होने वाली पंक्ति और स्तंभ में तत्समक अवयव विद्यमान हो। बस ये हो गया। तो इसके आधार पर आपको क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया है इसी टाइप का, तो उसको देखते हैं अपन। तो लिख लेना आप। तो संक्रिया सारणी में हमने क्या सीखा है, क्रम विनिमय, तत्समक और कौन कौन से अवयव आपके व्युत्क्रमणीय हो गए। क्रम विनिमय में क्या, संक्रिया सारणी बनाओगे, उसके बाद क्रम विनिमय क्या था, यदि संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित हो तो समुच्चय S में परिभाषित संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। तत्समक क्या था, कोई भी अवयव तत्समक हो सकता है उस अवयव से प्रारंभ होने वाली पंक्ति सबसे ऊपर वाली पंक्ति के संपाती हो और उस अवयव से प्रारंभ होने वाला स्तंभ सबसे बाईं वाले स्तंभ के संपाती हो, तो वो अवयव क्या बन जाएगा, आपका तत्समक बन जाएगा। और व्युत्क्रमणीय कौन कौन से होंगे, उस अवयव से प्रारंभ होने वाले पंक्ति और स्तंभ में आपको क्या हो, तत्समक अवयव विद्यमान है, तो क्या बन जाएगा आपका, वो अवयव व्युत्क्रमणीय होगा। अब इसी के आधार पे आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको कर लेते हैं अपन। इसके बाद बेटा आप विविध तक आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, इसके जितने भी हैं, और जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन बताते रहोगे कौन कौन से नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं उसको करवा दूंगा। जो मुझे कठिन लगेंगे मैं तो करवा देता हूँ अपने आप ही,
लेकिन जो आपसे ना हो तो कम से कम उसको बता देना आप कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था। ये जो क्वेश्चन अपने पास है वो कहाँ है, शायद आपका ये है, ये 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। इसमें आपको दिया है समुच्चय आर नॉट में 4 फलन निम्न परिभाषित है। आर नॉट का मतलब क्या होना, आपको 0 नहीं लेना होता है। समुच्चय कौन है, आर नॉट, जिसमें आपको 0, आर 0 का मतलब क्या होता है, 0 नहीं होना चाहिए। आर मतलब वास्तविक, लेकिन उस वास्तविक संख्या में आपको 0 नहीं लेना है। इसमें 4 फलन दे रखे हैं आपको पास, f1 दिया है, f1x दिया है x, f2x दिया है -x, और f3x दिया है 1/x, और f4x दिया है -1/x। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि देखता हूं कौन कौन काम करता है कि नहीं करता है। वो जो s में 0 1 2 3 यहाँ पे +4 था बेटा। अब मैं केवल संक्रिया सारणी बनानी है, केवल आपको संक्रिया सारणी बनानी और कुछ भी नहीं करना है। s में मैं यहाँ पर क्वेश्चन 0 1 2 3, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 कर दे रहा हूं आपके लिए। इसके लिए संक्रिया सारणी बनानी है। कमेंट बॉक्स में आप सब इसका फोटो खींच के आप भेज देना, केवल संक्रिया सारणी का, टाइम नहीं लगेगा। देखता हूँ कौन कौन सीख गया, और किसी का ये नहीं कि छाप के ही फॉरवर्ड कर देना, उसमें आप अपना ट्राई करना। राइटिंग तो लगभग मैं सबका पहचानता हूँ, तो आप सब बेईमानी मत करना, ठीक है बेटा। बस मल्टीप्लाई के लिए 4 बनाना, संक्रिया सारणी बनाना, क्रम विनिमय साथ और ये तत्समक, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, बस ये बनाना है बेटा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सब ड्रॉप कर देना, ये इसको लिख लेना। अब इसके बाद 4 फलन दे रखा है। अब ये बोला है कि फलनों का संयुक्त संक्रिया के लिए, फलनों का संयुक्त संक्रिया के लिए f1 f2 f3 f4 की संक्रिया सारणी बनानी है। आपको क्या बनानी है, संक्रिया सारणी बनानी है। तत्समक अवयव तथा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। इसमें क्रम विनिमय नहीं पूछा था अपने पास, तो आपको संक्रिया सारणी बनानी है, देख लेना। अब उनके संयुक्त फलन का आपको क्या बनाना है, संक्रिया सारणी बनानी है। तो संक्रिया सारणी बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले ऐसे लिख लो, यहाँ पर ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। अब मैं वो कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो तो F4G निकालते थे, तो संयुक्त फलन है भाई, तो वो कर दिया। वो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये है संयुक्त करना है अपने को, क्या करना है, संयुक्त करना है। और R0 में कौन कौन है, F1 F2 F3 और F4। यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे F3, यहाँ पर F4, ऐसे यहाँ पर F1 F2 F3 और F4। ये बना लो जल्दी से फट से, ये हमने बना लिया, ठीक है बेटा। अब यहां पर आपके पास यहां पे पहुंचने के लिए क्या होगा, FOF1, देखो संयुक्त करना है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर F1 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 O F1। अब इन दोनों को संयुक्त कर दो जल्दी से, ये क्या बनेगा, F1 F1X, यही तो होगा बेटा। यहाँ पर X होगा, ये X किसके साथ आ गया, F1 के साथ आ गया, तो ये कितना बन जाएगा, F1X का मान बेटा कितना है, देखो ध्यान से, उधर देखो X है। अच्छा, F1X का मान कितना हो जाएगा, X होगा। ये किसके बराबर है, X F1 के बराबर है। देख लेना जल्दी से, समझ लेना, एक का बता रहा हूँ जल्दी से, उसके बाद डायरेक्ट लिखूंगा मैं। F1 O F1, F1 O F1 का मतलब क्या होगा, F1 Fx, F1 of Fx। F1 का मान कितना है बेटा, ऊपर देखो तो क्या दिया हुआ है, F1 का मान x। अब इस F1x का मान कितना है, x। ये x किसके बराबर है, F1 के, क्योंकि जो समुच्चय के
मैंने आपने देखा होगा 0 1 2 3 लिया था, तो उनका हल करने के बाद जो परिणाम आया था वो भी क्या आ रहे थे 0 1 2। एक्स तो आया है, लेकिन ये एक्स किसके बराबर है, हमें F1 F2 F3 के रूप में ही लिखना है। तो एक्स जब क्या रख दूंगा आप F1, मतलब इस F1O F1 का मान आपको क्या मिल गया, F1 मिल गया। ऐसे यहां पे पहुंचने के लिए क्या होगा F1O F2, F1O F2, ये क्या हो जाएगा F1 F2x। F2x का मान देखो ऊपर से जल्दी से बोलो, F2x का मान क्या है, F2x का मान आपके पास है -x। ये हो गया F2x का मान कितना हो गया -x। अच्छा F1 -x हो गया। अब क्या होगा, इस कोष्टक के आगे कौन आ गया F1, इस कोष्टक के आगे क्या आ गया F1। F1 के पास जाओ, जहां जहां x होगा वहां क्या रखोगे बेटा -x। तो अब क्या हो जाएगा ये -x। ये -x किसके बराबर है, देखो -x किसके बराबर है F2 के बराबर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा F2। ऐसे ही F1O F3 करोगे, नहीं सॉरी हाँ, यहाँ पे पहुंचने के लिए F1, यहाँ पे F2 नहीं होगा, क्या होगा F1O F3 होगा। तो ये बन जाएगा F1 F3। F3 का मान देखो ऊपर से, F1 F3 का मान कितना है बेटा 1/x। अब F1 में जहां जहां x होगा वहां क्या आ जाएगा 1/x। तो यहाँ पर x है, इस x की तरफ क्या रख दूं बेटा 1/x। 1/x किसके बराबर है F3 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा F3। अब इसे सॉल्व करोगे बेटा तो ये F4 आ जाएगा। और मैं इससे छाप दे रहा हूं, आप क्या करना आप बना लेना, नहीं होगा तो बेटा बता देना कि सर मुझसे नहीं आ रहा है। ऐसे ही सबको करना है। F1 आएगा, F2 आएगा, F3 4 आएगा। ऐसे F2 F1 निकालोगे, एक दिखा दे रहा हूं, F2 F1 निकालोगे तो कितना आएगा बेटा F2 F1। F1 का मान बोलो, F2 F1 का मान तो शायद x है, फिर F2x का मान कितना है -x। -x किसके बराबर है F2 के, यहाँ कितना आ जाएगा F2 आ जाएगा। ऐसे आप F2O F2 करोगे, यहाँ पर पहुंचने के लिए क्या होगा F2O F2, तो क्या हो जाएगा F2x का मान क्या है -x। अब F2 में जहां जहां x होगा वहां क्या रख दोगे -x रखोगे। तो यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है, ये हो जाएगा -x। क्या बन जाएगा +x, ये किसके बराबर होगा F1 के, यहाँ पर क्या आ जाएगा F1 आ जाएगा। तो ऐसे आपका सब कुछ हो जाएगा, आप बना लेना। F4 F3 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर आएगा F3 F4 आएगा, फिर यहाँ पे F1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा F2 आ जाएगा, F4 आ जाएगा, F3 हो जाएगा, F2 हो जाएगा और F1 हो जाएगा। ये बनाना आप, जिससे ना हो बता देना, मैं फिर समझा दूंगा। वो जो नहीं हो पा रहा है लगभग तो मैंने बता ही दिया, यहाँ तक 2 3 4 आपको निकालने हैं। ये संक्रिया सारणी बना लिया। अब उसने केवल बोला है कि इस संक्रिया सारणी का तत्समक बताइए और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो तत्समक क्या था बेटा, अभी जल्दी से बोलो। इसमें से F1 F2 F3 F4 इनमें से कोई भी क्या बन सकता है तत्समक बन सकता है, कोई भी क्या बन सकता है तत्समक बन सकता है। तो क्या होगा आपका, जल्दी से बोलो। मान लो F1 है, F1 से शुरू होने वाली पंक्ति सबसे ऊपर वाली पंक्ति के संपाती हो और F1 से शुरू होने वाला स्तंभ सबसे बाईं वाले स्तंभ के संपाती है। तो देख लेते हैं कि नहीं है, कोई भी हो सकता है F1 F2 F3, हमें नहीं मालूम कौन है। देखो F1 से शुरू होने वाली पंक्ति सबसे ऊपर वाली पंक्ति के संपाती F1 F1 F2 F2 F3 F3 F4 F4। ऐसे स्तंभ में देखो F1 F2 F3 F4, F1 क्या बन गया इसका तत्समक अवयव बन गया। F2 नहीं बनेगा। देखो F2 पे पहले नंबर पे F2 मिला F1, F3 पर पहले नंबर पे F3 मिला फिर F1 मिला, F4 पे पहले नंबर पे F1 मिला, यहाँ पे F1 मिल गया। इसका मतलब अब यहाँ पे लिखना, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिख लेना। F1 से शुरू होने वाली पंक्ति सबसे ऊपर वाली पंक्ति के संपाती है और F1 से शुरू होने वाला स्तंभ सबसे बाईं वाले स्तंभ के संपाती है। इसलिए F1 फलन परिभाषित संयुक्त फलन के लिए तत्समक फलन होगा, तत्समक फलन होगा। अब इसमें आपको बात करनी है कि प्रतिलोम निकालना है प्रत्येक का।
अच्छा, कौन कौन व्युत्क्रमणीय है? पहले प्रतिलोम, भाई प्रतिलोम ऐसे डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हो, कौन कौन से व्युत्क्रमणीय है इसको चेक करते हैं। तो व्युत्क्रमणीय के लिए मैंने क्या बताया था अभी, जल्दी से देखो क्या बोला था, F1 को चेक करना है। तो F1 से शुरू होने वाले स्तंभ और F1 से शुरू होने वाली पंक्ति दोनों में तत्समक होना चाहिए। तत्समक इसका क्या बन चुका है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तत्समक क्या बन चुका है आपका F1, क्या बन चुका है F1। तो ये कितना हो जाएगा देखना ध्यान से, F1 में तो F1 मिल गया, F1 से शुरू होने वाली पंक्ति में, स्तंभ में और पंक्ति में F1 मिल गया, F1 क्या हो जाएगा व्युत्क्रमणीय। F2 में F1 मिला है, देखो F2 में F1 मिल गया, ऊपर से F1 मिल गया, हो गया। F3 में F1 मिला, मिल गया। F3 में F1 मिला, मिल गया। ऐसे F4 में F1 मिला, F4 में F1 मिल गया। F1 मिल रहा है सभी में, इसका मतलब F1 F2 F3 F4 सभी क्या है, व्युत्क्रमणीय है। यहाँ पे लिखोगे आप F1 F2 F3 और F4 से शुरू होने वाली पंक्ति और स्तंभ में तत्समक फलन F1 विद्यमान है, इसलिए F1 F2 F3 और F4 व्युत्क्रमणीय फलन होंगे, व्युत्क्रमणीय फलन होंगे। समझ में आ गया। अब इसका प्रतिलोम बोला हुआ है, तत्समक बता दिया, प्रतिलोम बोला है, तो बता देखो अब इसको एक एक अच्छा तक नहीं सिद्ध करना है। हमने यहां से दिखा दिया कि F1 F2 F3 और F4 क्या है, व्युत्क्रमणीय है। इसका व्युत्क्रम अपन याद कर सकते हैं, किसकी सहायता से बताया, इस संक्रिय सारणी की सहायता से बताया, ये संक्रिय सारणी की सहायता से हमने बताया है। अब इसको एक एक अच्छा तक सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अब जैसा प्रतिलोम निकालते तो वैसा निकाल लेते हैं, किसी एक का मैं बता दे रहा हूँ और बाकी का आप निकाल लेना। इसको लिख लेना F1 F2 F3 F4 से शुरू होने वाले पंक्ति और स्तंभ में तत्समक फलन F1 विद्यमान है, इसलिए F1 F2 F3 और F4 व्युत्क्रमणीय फलन होंगे। अब जिनका निकालना हो सबका निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ पर निकालने के लिए जो नॉर्मल हमने पढ़ा हुआ है, अब क्या निकाला, F1x का प्रतिलोम ज्ञात करना है, ज्ञात करना है अपने को। अब एक एक अच्छा तक नहीं, क्योंकि व्युत्क्रमणीय है तो व्युत्क्रम निकाल देंगे। अब व्युत्क्रमणीय कैसे हमने बताया, सारणी की सहायता से। तो हमने क्या जब निकालना तो क्या करते हैं, माना F1x बराबर क्या मानते हैं बेटा y, यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा F1 इनवर्स y, इसको अपन क्या लेते थे समीकरण 1। अब F1x हमने क्या लिया हुआ है, F1x बराबर y, F1x का मान बेटा ऊपर से बोलो x y। अब क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखते थे, समीकरण 1 में रखने पर तो x की जगह पर क्या रख देंगे y, तो समीकरण 1 में x की जगह पे क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा F1 इनवर्स y। अब x y को किससे प्रतिस्थापित कर देते थे बेटा, x से, तो आपको क्या बन जाएगा, x बराबर में क्या आ गया, यहाँ पर सब F1 है, यहाँ क्या बन गया F इनवर्स x। अच्छा F1 इनवर्स x, अच्छा F1 इनवर्स x बराबर कितना मिला, x मिला, ये तो हो गया इनवर्स। अब ये x किसके बराबर है, F1 के बराबर है। देखो ये x का मान क्या है, F1 है, तो माना x का इनवर्स मैंने F1 का इनवर्स क्या मिल गया, F1 ही मिला। अरे बात को समझ लेना, यहाँ पर मैंने y को x से प्रतिस्थापित कर दिया, तो y की जगह पे क्या रख दूंगा x, ये बन गया। तो F1 इनवर्स x मतलब F1 का प्रतिलोम क्या मिला, x मिला। लेकिन F1 ये x किसके बराबर है, ये x किसके बराबर, F1 के, तो मतलब F इनवर्स x मतलब F1 का प्रतिलोम ही अपने क्या मिलेगा, F1 मिला। मतलब F1 फलन खुद का ही क्या है, प्रतिलोम है। F1 फलन खुद का ही क्या है, प्रतिलोम है। समझ गया बात को।
अब ऐसे ही आप F2 का किसी का भी निकाल लो। मान लो F2 का प्रतिलोम ज्ञात करना है आपको, मान लो F2 का प्रतिलोम ज्ञात करना है तो क्या करोगे, माना क्या लिखते हैं F2x बराबर क्या लिखेंगे y, यहाँ से x बराबर क्या बन जाएगा F2 इनवर्स y, इसको समीकरण 2 मान लो। F2x बराबर कितना हो गया y हो गया। F2x का मान ऊपर से देखो क्या है, F2x का मान क्या है -x, -x बराबर क्या हो गया y, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा y। अब क्या करोगे x का मान किसमें रख दोगे, समीकरण 2 में रख दो। तो F2x का मान कितना है, नहीं सॉरी ये है, यहाँ पर x का मान, ये माइनस उधर कर दिया मैंने, तो यहाँ पे x जगह क्या रख दो बेटा -y बराबर कितना हो गया F2 इनवर्स y, y को किससे प्रतिस्थापित कर देना है x से, तो -x बराबर कितना हो जाएगा F2 इनवर्स x। अच्छा -x किसके बराबर है, F2 के बराबर है, तो मतलब क्या हो गया F2 का जो प्रतिलोम है वो F2 ही प्राप्त हुआ। F1 का प्रतिलोम क्या मिला, F1 ही मिला, ऐसे ही F2 का भी प्रतिलोम क्या मिला हुआ है, F2 मिला हुआ है। अब आप कम से कम इतना काम कर लेना, F3 और F4 का प्रतिलोम ज्ञात कर लेना। और जो क्वेश्चन ना हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है बेटा। बाय बाय।